अब जब आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था तो बांस के जंगल में चलते हुए कोई भी अपने कदमों और दिल की धड़कन भी सुन सकता था। मुझे यहाँ किसने आमंत्रित किया? तुम बाहर आकर मुझसे क्यों नहीं मिलते? रुद्रसेन ने चारों ओर देखा लेकिन एक भी आकृति नहीं थी। रुद्रसेन से कुछ ही दूरी पर एक बांस के पेड़ की चोटी पर ठंडी आंखों की एक जोड़ी रुद्रसेन को घूर रही थी। सनसनाहट। ये व्यक्ति बिजली की तरह तेजी से रुद्रसेन की ओर दौड़ा और रुद्रसेन की पीठ की ओर हथेली पर प्रहार किया। मैं तुम्हारे खिलाफ पहरा दे रहा हूँ। रुद्रसेन ने उपहास किया। चूंकि यह पत्र बहुत अजीब था, इसलिए रुद्रसेन स्वाभाविक रूप से बहुत सावधान थे। उनकी दिव्य भावना लगातार आसपास की निगरानी कर रही थी। अपने पीछे की भयानक आभा को बांपते हुए रुद्रसेन तेजी से दूर उड़ गए। वो उछल गए और प्रतिद्वंदी के घातक हमले को चकमा देते हुए तुरंत 20 मीटर से अधिक दूर उड़ गए। जिस व्यक्ति ने रुद्रसेन पर आश्चर्य से हमला किया था, उसने हवा में प्रहार किया था। लव शर्मा, यह आप क्यों हैं? हमला करने वाले व्यक्ति को देखकर रुद्रसेन के हाव भाव थोड़े बदल गए। क्या लव शर्मा को जेल नहीं भेजा गया था? उसे क्यों रिहा किया गया? ये एल्डर नक्षत्र रहा होगा। भले ही एल्डर नक्षत्र ने लव शर्मा को रिहा कर दिया हो, तो उन्हें लव शर्मा को चेतावनी देनी चाहिए थी कि वो उन्हें उकसाए नहीं। अगर लव शर्मा ने आकलन के लिए नेबुला पवेलियन आए किसी शिष्य को मारने की हिम्मत की, तो वो निश्चित रूप से सजा से बच नहीं पाएगा। लव शर्मा में निश्चित रूप से ऐसी हिम्मत नहीं होगी। लव शर्मा के साथ कोई मिलीभगत कर रहा था। रुद्रसेन के मन में विचार कौंध गए। उन्होंने तुरंत कई चीजों के बारे में सोचा और अंत में उन्होंने एल्डर नक्षत्र के बारे में सोचा। अगर कोई लव शर्मा के साथ मिलकर उसे मार रहा था तो वो एल्डर नक्षत्र होगा। हालांकि उसकी एल्डर नक्षत्र से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो वो उसे क्यों मारना चाहेगा? बव्वा, तुमने मुझसे इतनी जल्दी बाहर आने की उम्मीद नहीं की थी ना? लव शर्मा ने जहरीली दृष्टि से रुद्रसेन को देखा और भयावह भाव से कहा, देखो, मैंने तुम्हारे दफनाने के लिए जो जगह चुनी है वो बुरी नहीं है ना? लव शर्मा को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें यकीन था कि वो रुद्रसेन को हरा सकते हैं। लव शर्मा की राय में जब तक रुद्रसेन ने उनकी आत्मा पर चोरी से हमला नहीं किया, तब तक रुद्रसेन निश्चित रूप से मर जाएंगे। एल्डर नक्षत्र ने जानबूझकर तुम्हें जाने दिया ताकि तुम मुझे मार सको। रुद्रसेन ने एक गहरी सांस ली और उदास भाव से कहा। लव शर्मा थोड़े स्तब्ध थे, फिर उन्होंने उपहास करके कहा, आप वास्तव में स्मार्ट हैं। आपने ये भी अनुमान लगा लिया। वो मुझे क्यों मारना चाहता है? रुद्रसेन ने धीमी आवाज में पूछा। ये एल्डर नक्षत्र नहीं है जो आपको मारना चाहता है, ये उसके जूनियर्स में से एक है जो आपको मारना चाहता है। ऐसा लगता है कि उस बव्वा का नाम नेविल है। लव शर्मा ने उपहास किया। नेविल? रुद्रसेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तो ये वो था। उस समय नेविल ने उसे मारने के लिए एक हत्यारे को काम पर रखा था, लेकिन उसने उस हत्यारे को मार दिया था। उसके बाद नेविल इंपीरियल कैपिटल से गायब हो गया था। रुद्रसेन ने नहीं सोचा था कि वो यहाँ नेविल से मिलेंगे। उसका चेहरा तुरंत हत्या के इरादे से भर गया। बव्वा, मरने की तैयारी करो। जब उन्होंने देखा कि रुद्रसेन दंग रह गए हैं, तो लव शर्मा ने बुरी तरह से हंसकर सीधे रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े। इस बार लव शर्मा पहले की तरह लापरवाह नहीं थे। वो जानता था कि रुद्रसेन की गुप्त आत्मा तकनीक बहुत शक्तिशाली है, इसलिए हमला करने से पहले उसने अपने शरीर की रक्षा के लिए एक मजबूत क्यू जारी किया, जिसके बाद उसने खुद को बचाया। ये कहना पड़ेगा कि लव शर्मा बहुत सतर्क थे। अगर रुद्रसेन ने लघु आत्मा तकनीक का विकास नहीं किया होता तो वो लव शर्मा के लिए कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अब रुद्रसेन ने लघु आत्मा तकनीक की खेती की थी। ये बहुत शक्तिशाली था। एक यिनयांग कल्टिवेटर रुद्रसेन की लघु आत्मा को अवरुद्ध कर सकता था, लेकिन लव शर्मा के लिए इसे रोकना बहुत मुश्किल था। बज़। एक ही विचार के साथ छोटे से आत्मा वाले साधक ने अपनी तलवार को संभाला और लव शर्मा की ओर दौड़ पड़ा। विकल्प सूचक। तलवार नीचे गिर गई, जिससे लव शर्मा की सुरक्षात्मक क्यू तुरंत टूट गई। फिर लघु आत्मा ने लव शर्मा की आत्मा पर हमला किया। ये किस प्रकार की गुप्त आत्मा तकनीक है? ये इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? लव शर्मा हैरान थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि उनकी सुरक्षात्मक क्यू इतनी आसानी से टूट जाएगी। लेकिन जब उन्हें याद आया कि लव शर्मा ने पहले ही आत्मा तकनीक का इस्तेमाल किया था, तो लव शर्मा ने राहत की सांस ली। लव शर्मा के दिमाग में एक सुनहरी घंटी उमड़ पड़ी जो उनकी आत्मा की रक्षा कर रही थी। आध्यात्मिक व्यक्ति तलवार को संभालता है। एक पल में वो सुनहरी घंटी के सामने पहुंचा और सीधे उस पर वार किया। लव शर्मा ने उपहास किया। ये बेकार है। आप मेरी सुनहरी घंटी की रक्षा को तब तक नहीं तोड़ सकते जब तक कि आपकी आत्मा शक्ति कम से कम यिनयांग दायरे की 7वीं परत पर ना हो। स्लैश। अगले ही पल लघु आत्मा ने तलवार से सुनहरी घंटी को चकनाचूर कर दिया। क्या हो रहा है? लव शर्मा डर के मारे चिल्लाए। रुद्रसेन ने उपहास किया। मेरी आत्मा पहले से ही यिनयांग दायरे की 8वीं परत पर है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, लघु आत्मा लव शर्मा की आत्मा पर जा पड़ी। आह! लव शर्मा ने सर पकड़ते हुए बुरी तरह चिल्लाया। तीव्र दर्द के कारण उसका चेहरा विकृत हो गया। मर जाओ। रुद्रसेन आगे बढ़े और लव शर्मा के सिर पर धमाके से वार किया। गड़गड़ाहट। आकाश में गड़गड़ाहट और बिजली एक दूसरे को काट रही थी। काले बादल छा गए और बारिश बरसने लगी। बारिश हो रही है, रुद्रसेन बुदबुदाया। बारिश में वो दूर चला गया। ये पहली बार नहीं था कि नेविल नेबुला पवेलियन में आया था। नेबुला पवेलियन में एक से अधिक प्रेमी होना उसके लिए सामान्य था। आखिरकार नेविल के चाचा नेबुला पवेलियन के बाहरी कोर्ट के 5 महान अध्यक्षों में से एक थे। ऐसी पहचान के साथ नेबुला पवेलियन की कई साधारण महिला शिष्यां इस बड़े पेड़ पर चढ़ना चाहती थीं जो नेविल था। हे, ये मनहूस मौसम। नेविल एल्डर नक्षत्र के आंगन से बाहर चला गया। एक नौकर उसके पीछे चला, उसके लिए छाता पकड़े हुए, लेकिन छाते के साथ भी उसके कपड़े बारिश से भीग रहे थे।
युवा मालिक आपकी सुंदरता से मिलने जाने की योजना बना रहे हैं। उसके बगल वाला नौकर हेल्प नहीं कर पा रहा था और ईर्ष्या से पूछ रहा था। वो कई वर्षों से नेविल का साथ दे रहा था और स्वाभाविक रूप से जानता था कि नेविल किस प्रकार का व्यक्ति है। वो निश्चित रूप से अपने प्रेमियों से मिलने के लिए बाहर जा रहा था और इस नेविल के नेबुला पवेलियन में 7 से 8 प्रेमी थे। इसके बारे में सोचकर ही लोगों को जलन और ईर्ष्या हो रही थी। नौकर मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल में शाप दिया, क्या ये सिर्फ इतना नहीं है कि मेरी पृष्ठभूमि की तुलना इस पोते से नहीं की जा सकती है? मेरी प्रतिभा उनसे काफी बेहतर है। लेकिन ये वो पृष्ठभूमि थी जिसने नेवल को मालिक और खुद को नौकर बनने के लिए नियत किया। कभी कभी जब वो इसके बारे में सोचता था तो ये वास्तव में निराशाजनक होता था। जब नेवल कमरे में महिलाओं के साथ खेल रहा था तो वो केवल बाहर निगरानी रख सकता था। उस फूअड़ हर्षिता के निवास पर बिस्तर पर हर्षिता के चंचल व्यवहार के बारे में सोचते हुए नेवल ने महसूस किया कि उसका मुंह सूख गया है और उसके पेट के निचले हिस्से में बुरी आग का एक गोला जल रहा है। उसके कदम मदद नहीं कर सके, लेकिन तेज हो गए। इस बारिश में मूल रूप से नेबुला पवेलियन में कोई भी नहीं घूम रहा था। हर्षिता के निवास तक पहुंचने के लिए, महिला शिष्य के निवास तक पहुंचने के लिए 3 आंगनों और एक विलो वन से गुजरना पड़ता था। यंग मास्टर, देखो सामने कोई है। नौकर ने जंगल के बीच में खड़े व्यक्ति की ओर इशारा किया, जिसकी पीठ उनकी ओर थी। ये देखना थोड़ा संभव था कि ये एक आदमी था, लेकिन आकाश में अंधेरा था, इसलिए ये विशेष रूप से स्पष्ट नहीं था। नेवल ने धीमी आवाज में शाप दिया, क्या ये व्यक्ति बीमार है? आधी रात को बारिश में भीग रहा है। कौन जानता है, शायद वो एक बदकिस्मत लड़का है जिसे एक महिला शिष्य ने छोड़ दिया था और वो यहां खुद को फांसी लगाना चाहता है। नौकर ने जवाब दिया। कितना अभाग्यपूर्ण, नेवल ने अपने होठों को कर्ल किया। जल्द ही नेवल बदकिस्मत आदमी के बगल में आ गया। अचानक बदकिस्मत आदमी पलट गया। गड़गड़ाहट। सबसे पहले गड़गड़ाहट की आवाज आई, उसके बाद पूरे आकाश में बिजली चमकने लगी। नेवल ने बदकिस्मत आदमी की ओर देखा, जो उसे देखने के लिए मुड़ा। लेकिन जब नेवल ने उस चेहरे को देखा तो उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। तुम इंसान हो या भूत? नेवल इतना डर गया कि वो जमीन पर गिर पड़ा। ये नेवल सिर्फ एक बेकार था, उसके पास ज्यादा खेती नहीं थी। आह! नौकर का चेहरा भी डर से पीला पड़ गया था। वो मुड़ा और भागा। सनसनाहट। रुद्रसेन ने अपना दाहिना हाथ लहराया और एक ठंडी रोशनी चमक उठी। एक पल में एक तेज ठंडी रोशनी निकल गई और भागने वाले नौकर को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। क्या तुम मुझे इंसान या भूत कह रहे हो? रुद्रसेन ने नेवल की ओर ठंडे भाव से देखा। नेवल का चेहरा पीला पड़ गया और वो चिल्लाया, ये मैंने नहीं था जिसने तुम्हें मारा, ये लव शर्मा था। चिंता मत करो, मेरे चाचा कल चुपके से लव शर्मा से छुटकारा पालेंगे। हर अन्याय का अपना अपराधी होता है, हर ऋण का अपना देनदार होता है। यदि तुम्हारी कोई दुश्मनी या नफरत है तो जल्दी से लव शर्मा को ढूंढो। तुम्हें कचरे का टुकड़ा हो। रुद्रसेन ने नेवल की ओर ठंडे भाव से देखा। रुद्रसेन को इस तरह के कचरे को मारकर अपने हाथ गंदे होने का डर था। तुम एक इंसान हो। नेवल आखिरकार अपने होश में आ गया। उसका दिल शौक से भर गया। उसे असंख्य संदेह थे। लव शर्मा 10वीं लेयर के मार्शल किंग थे, उन्होंने इस बट्टे को क्यों नहीं मारा? कहीं ऐसा तो नहीं कि लव शर्मा बच गए हों? जितना वो इस बारे में सोचता था उतनी ही संभावना थी। लेकिन अब ये नेवल को पता था कि ये ऐसी चीजों पर उपद्रव करने का समय नहीं है। उन्हें सोचना था कि रुद्रसेन के चंगुल से कैसे बचा जाए। जब तक वो आज नहीं मरा, फिर ये बच्चा जल्द ही मर जाएगा। उस समय वो अपने चाचा से व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने और इस बट्टे को पकड़ने के लिए विनती करता था। उस समय वो इस बट्टे को 1000 टुकड़ों में काट देता और उसे यातनाएं देकर मार डालता। ये सोचकर वो कुछ समय के लिए सभी भीख मांगने और सभी अपमान को सहन कर सकता था। नेवल ने जमीन पर घुटने टेक दिए और जोर से भीख मांगी। मुझे बख्श दो, मेरा जीवन बेकार है। मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकता हूं। मैं अपने चाचा से तुम्हें प्रशिक्षित करने के लिए भी कह सकता हूं। मेरे चाचा एल्डर नक्षत्र हैं। जब तक वो तुम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तुम्हारी साधना निश्चित रूप से भविष्य में कई गुना आगे बढ़ेगी। तुम निश्चित रूप से उल्कापिंड सफलता प्राप्त करोगे। जैसे ही नेवल ने बोलना समाप्त किया, उसने एक पू की आवाज सुनी। इसके बाद नेवल के दाहिने पैर में दर्द महसूस हुआ। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसका पूरा दाहिना पैर किसी बिंदु पर कट गया था। बारिश के साथ खून बह रहा था। आह! नेवल ने एक अतुलनीय रूप से शोकपूर्ण चीख मारी। उसका पूरा शरीर जमीन पर गिर गया, विकल रूप से हिलने लगा। नहीं, मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरे चाचा तुम्हें जाने नहीं देंगे। नेवल ने रुद्रसेन को डरावनी दृष्टि से देखा। नेवल वास्तव में मरना नहीं चाहता था। फू! लेकिन रुद्रसेन की प्रतिक्रिया उनके दाहिने हाथ से ब्लेड का एक हल्का स्लैश था। उसका बायां पैर एक पल में कट गया। क्योंकि उनका पैर उनके शरीर से इतनी जल्दी अलग हो गया था, इसलिए नेवल को कोई दर्द भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन जल्द ही अनंत पीड़ा ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया।
आह, ये कैसे हो सकता है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। नेवल जोर से रोने लगा। उसे उम्मीद थी कि कोई आएगा और उसे बचाएगा, लेकिन ये एक बरसाती रात थी और आसपास कोई नहीं था। यहाँ केवल वो और रुद्रसेन ही थे। इसका कोई फायदा नहीं है। अगर कोई आ भी जाता है तो भी वो तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। मैंने यहाँ एक भ्रम गठन स्थापित किया है। रुद्रसेन ने आखिरकार अपना मुंह खोला। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। ये सुनने में बहुत सुखद था और ये बहुत आकर्षक भी था, लेकिन जब नेवल ने इसे सुना तो उसे केवल अनंत मात्रा में डर महसूस हुआ। जब तक तुम मुझे नहीं मारते, मैं तुम्हारी किसी भी शर्त पर सहमत हो जाऊंगा। तुम्हारे और मेरे बीच का संघर्ष गंभीर नहीं था, लेकिन तुम मुझे मारना चाहते थे। तुमने मेरी निचली सीमा पार कर दी। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जीवित नहीं रहने दूंगा जो मुझे मारना चाहता है। रुद्रसेन ने अपना दाहिना हाथ लहराया। फू फू, दो चीरने फाड़ने की आवाजें आईं और नेवल की दोनों बाहें कट गईं। वो टिमच भी नहीं सका। उसके घावों से खून बहता रहा। नेवल ने एक भयानक और शोकपूर्ण चीख मारी। रुद्रसेन चले गए। आसमान में गड़गड़ाहट हो रही थी। बारिश भारी से भारी होती जा रही थी। नेवल ने आसमान में भारी बारिश को देखा। उसे महसूस हुआ कि उसका खून धीरे धीरे बह रहा है और उसे महसूस हुआ कि उसकी चेतना धीरे धीरे नष्ट हो रही है। उसे महसूस हुआ कि वो अब दर्द महसूस नहीं कर सकता। मैंने इसे क्यों उकसाया? ये आखिरी विचार था जो नेवल के दिमाग में कौंधा। अनंत अंधकार ने उसे निगल लिया। रुद्रसेन बारिश में खड़े होकर दूर से आंगन की ओर देखने लगे। वो वापस नहीं जा सकता था और वो योहान और शंभू को अलविदा नहीं कह सकता था। केवल चुपचाप जाने से ही योहान और शंभू सुरक्षित रह सकते थे। उनका मानना था कि एल्डर नक्षत्र इतने बेवकूफ नहीं होंगे कि योहान और शंभू को दंडित कर सकें। गुप्त रूप से उसकी हत्या करने से सर्वशक्तिमान गुरुनाथ पहले ही नाराज हो चुके थे। अगर उसने योहान और शंभू को भी मार डाला तो क्या ये भगवान गुरुनाथ के मुंह पर थप्पड़ मारना नहीं होगा? वो सिर्फ एक यिन यांग राज्य का किसान था, इसलिए उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। शायद हम एक दिन फिर मिलेंगे। मैं जा रहा हूं। रुद्रसेन ने नेब्यूला पवेलियन से उड़ान भरी। नेब्यूला मंडप एक विशाल संरचना से घिरा हुआ था, इसलिए यहां उड़ान भरना मना था। रुद्रसेन केवल मुख्य प्रवेश द्वार से ही निकल सकते थे। उसे गार्डों ने रोक दिया। क्या आप नहीं जानते कि नेब्यूला मंडप में रात में प्रवेश करना मना है? गार्ड की आवाज़ ठंडी थी। यहाँ 20 से अधिक पहरेदार थे और वे सभी बहुत मजबूत थे। इसके अलावा गठन सक्रिय हो गया था, इसलिए उसके लिए मजबूर करना असंभव था। रुद्रसेन ने भौहें सिकोड़ ली। उसे लगा कि चीज़ें बहुत परेशानी लाली हैं। अगर वो अभी नहीं जा सका तो भविष्य में ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि एल्डर नक्षत्र को एहसास हो सकता था कि जल्द ही कुछ गलत था। भले ही वो नवल की मौत का पता नहीं लगा सका, लेकिन लव शर्मा जिसे उसे मारने का आदेश दिया गया था ने अभी भी उसे कोई जवाब नहीं दिया था। बस यही बात संदेह पैदा करने के लिए काफ़ी थी। इस समय एक महिला दूर से चली गई। ये मार्गशी थी। वो काले कपड़ों में लिपटी हुई थी और रुद्रसेन के सामने आ गई थी। वो फुसफुसाई, मेरी कमर पकड़ो, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी। रुद्रसेन ने कृतज्ञ अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने मार्गशी के विलो स्नेक डेमन को गले लगा लिया। ओ, क्या ये डीकन ताओ नहीं है? आप आधी रात को क्या कर रहे हैं? गार्ड कमांडर ने विकृत मुस्कान के साथ मार्गशी के गर्म शरीर को देखा। मार्गशी ने खर्राटे लिए और चुलबुले ढंग से कहा, तुम लानत हो, क्या तुम नहीं बता सकते कि मैं क्या कर रहा हूं? तुम्हें वास्तव में नहीं पता कि चीज़ों को ठीक से कैसे संभालना है। तुमने मुझे अंदर जाने देने से पहले वास्तव में मुझे व्यक्तिगत रूप से बाहर आने दिया। मैं सोच रहा था कि ये बच्चा आधी रात को बाहर क्यों जाना चाहता था। ये पता चला कि वो एक खूबसूरत महिला से मिलने जा रहा है। डीकन ताओ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बाहर नहीं जाने दे सकता, लेकिन आप मुझे अपना किस कब देंगे? मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा हूं। मैं आपको ये देखना चाहता हूं कि मैं कितना मजबूत हूं। वो गार्ड कमांडर अश्लील शब्दों से भरा हुआ था। बाकी गार्ड भी जोर से हंसने लगे और उपहास करने लगे। भेड़ियों जैसी आंखें मार्गशी के गर्म और कोमल शरीर को घूर रही थीं, ये चाहते हुए कि वे तुरंत मार्गशी को नग्न कर सकें। मार्गशी ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, चलो एक समय निकालते हैं। मुझे डर है कि आपका शरीर 10 मिनट से अधिक नहीं रहेगा। हाँ, डीकन ताओ, भले ही हमारा कैप्टन पकड़ नहीं सकता, फिर भी हम हैं। हम लाइन में लग सकते हैं और गारंटी दे सकते हैं कि आप स्वर्ग में चढ़ेंगे। गार्डों ने एक भद्दी मुस्कान के साथ कहा। स्क्रैम, मैं बहुत मजबूत हूं। उस गार्ड कमांडर ने खुशी से प्रतिबंध खोल दिया और मार्गशी और रुद्रसेन को व्यक्तिगत रूप से विदा कर दिया। रुद्रसेन की पीठ को देखते हुए वो मदद नहीं कर सका और शाप दिया, इस बव्वा को आज रात मार्गशी के द्वारा परोसा जाएगा। वो निश्चित रूप से आनंद से मर जाएगा। ये सोचकर कि उसे किस करने का मौका मिलेगा, उसके मूड में काफ़ी सुधार हुआ। क्या बकवास चल रहा है? आप नेबीला मंडप छोड़ने की इतनी जल्दी में क्यों है? मार्गशी ने पूछा। इस समय मार्गशी के पास अब उसका चुलबुला रवैया नहीं था। रुद्रसेन को एहसास हुआ कि वो इस महिला के आर पार नहीं देख सकता। क्या वो वास्तव में नेब्यूला मंडप में अफवाहों की तरह थी? क्या वो वास्तव में एक कामुक और चंचल महिला थी? रुद्रसेन ने कहा, तुम्हें कल पता चल जाएगा। कृपया मेरे दोनों भाइयों को बताएं कि वे एल्डर नक्षत्र से सावधान रहें। मैं ऐसा करूंगी, मार्गशी ने कहा।
रुद्रसेन जाने के लिए मुड़े, लेकिन मार्कशी ने कांपती आवाज में कहा, क्या आप मुझे गले लगा सकते हैं? रुद्रसेन ने मार्कशी की ओर देखा। वो अंधेरे में कांप रही थीं। वो नहीं जानता था कि ये ठंड के कारण था या इसलिए कि वो इस तरह के अनुरोध करने के बाद घबरा गई थीं। इस महिला के पास शायद बहुत सारी कहानियां थीं। रुद्रसेन ने हाथ बढ़ाया और मार्कशी के कोमल शरीर को गले लगा लिया। मार्कशी ने रुद्रसेन की कमर को कसकर गले लगाया और धीरे से रुद्रसेन के कान को चूमा। उसे अचानक एहसास हुआ कि इस युवक का आलिंगन वास्तव में गर्म था। शायद केवल ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा जो अपने दोस्त के लिए अपनी सुरक्षा की अवहेलना कर सकता है। दुर्भाग्य से उसे अब छोड़ना था। शायद वे इस जीवन काल में फिर कभी नहीं मिलेंगे। 1 महीने बाद 10,000 धर्म संप्रदाय का भर्ती हॉल। नाम दर्ज करने के प्रभारी डीकन ने पूछा। रुद्रसेन, सिफारिश का पत्र। मेरे पास कोई सिफारिश का पत्र नहीं है, लेकिन मेरी पृष्ठभूमि साफ सुथरी है। मैं संप्रदाय की जांच को स्वीकार कर सकता हूं। हाँ, कौन जानता है कि आप अपनी पहचान नकली बना सकते हैं। यदि आपके पास सिफारिश का पत्र नहीं है तो आप यहाँ क्यों हैं? जल्दी करें और चले जाएं। मैं अकेला हूं जिससे बात करना आसान है। अगर वरिष्ठों को पता चल जाए तो आपको नुकसान होगा। क्या चल रहा है? एक मध्यवर्गीय किसान चला आया। याराव सेन यहाँ है। भीड़ में हंगामा हो गया। याराव सेन भर्ती के प्रभारी 3 बुजुर्गों में से एक थे। वे यिन यांग लेयर पर थे। इस छोटे लड़के के पास सिफारिश का कोई पत्र नहीं है। डीकन ने कहा, आप बिना सिफारिश पत्र के 10,000 धर्म संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि आप 10,000 धर्म संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं? निकल जाओ। याराव सेन ने अपना हाथ लहराया और रुद्रसेन को हॉल से बाहर फेंक दिया गया। क्या 10,000 धर्म संप्रदाय है? रुद्रसेन उदास लग रहे थे। वे लुके नहीं और 10,000 धर्म संप्रदाय को छोड़ दिया। 2 महीने बाद देवता तलवार माउंटेन विला। देवता तलवार माउंटेन विला ऐसी जगह नहीं है जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। देवता तलवार माउंटेन विला के बड़े फूझू ने ठंडे स्वर में हंसते हुए रुद्रसेन को पहाड़ के द्वार से बाहर फेंक दिया। हाँ, रुद्रसेन ने आह भरी। ये 4 प्रभावशाली समूह उत्तर पूर्व के सबसे शक्तिशाली समूह थे, इसलिए लोग उनके साथ जुड़ना चाहते थे। वे शिष्यों के चयन में भी बहुत सख्त थे। सिफारिश के पत्र के बिना कोई भी पंजीकरण नहीं कर सकता था। जब मैं सफल हो जाऊंगा तो तुम्हें इसका पछतावा होगा। रुद्रसेन ने देवता तलवार माउंटेन विला के द्वार पर थूका। उन्होंने देवता तलवार माउंटेन विला को छोड़ दिया। रुद्रसेन ने चौथे सबसे मजबूत संप्रदाय ब्लू क्लाउड संप्रदाय में जाकर अपनी किस्मत आजमाने की योजना बनाई। भले ही ब्लू क्लाउड संप्रदाय ने अपनी बहुमूल्य तकनीक पैचिंग हेवन तकनीक खो दी थी, लेकिन उनकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, भूखा ऊंट फिर भी घोड़े से बड़ा होता है। ब्लू क्लाउड संप्रदाय अभी भी एक पैशाचिक अस्तित्व था। इसकी तुलना प्राचीन समूहों से नहीं की जा सकती थी। ब्लू क्लाउड संप्रदाय उत्तर पूर्व के उत्तर पश्चिम में एक पर्वत श्रृंखला में था। 3 महीने बाद रुद्रसेन आखिरकार ब्लू क्लाउड संप्रदाय से अधिक दूर नहीं एक छोटे शहर में पहुंचे। इसे आइस फ्लेम टाउन कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्लू क्लाउड संप्रदाय के एक मजबूत कृषक जिया बिंगयान ने इसे बनाया था। आइस फ्लेम टाउन बहुत जीवंत था। लोग आते जाते रहते थे। रुद्रसेन ने एक सराय ढूंढी और स्नान किया। उसने कुछ साफ कपड़े पहने और सड़क के उस पार किंग फोंग रेस्टोरेंट में चला गया। उसने कुछ अच्छा खाना और शराब का ऑर्डर दिया और अकेले खाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद बाहर हंगामा हो गया। रुद्रसेन ने मुड़कर देखा कि सफेद कपड़ों में एक युवक प्रज्वलित ज्वाला भेव पर सवार है। सफेद कपड़ों में वो युवक अत्यंत सुंदर था और उसने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वो प्राचीन नाथ क्लैन की पहली पत्नी का बेटा है। इस साल 20 वर्ष का है और पहले ही मार्शल किंग के 8वें दायर में खेती कर चुका है। वो वास्तव में एक उभरता हुआ सितारा है। देर सवेर वो यिन यांग क्षेत्र में प्रवेश करेगा और एक बड़ा व्यक्ति बन जाएगा। तो वो नाथ क्लैन का जीनियस है। मुझे लगता है कि उसे गीतांश कहा जाता है। वो ब्लू क्लाउड संप्रदाय में क्यों आया है? क्या ये ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उसने सुना है कि ब्लू क्लाउड संप्रदाय के पास पैचिंग हेवन तकनीक है? क्या वो पैचिंग हेवन तकनीक सीखने के लिए यहाँ आया है? अफवाह यह है कि पैचिंग हेवन तकनीक खोई नहीं गई थी। ये सिर्फ एक पूर्वज द्वारा ब्लू क्लाउड संप्रदाय के कोने में छिपाया हुआ था। कुछ प्रतिभाएं पैचिंग हेवन तकनीक के लिए ब्लू क्लाउड संप्रदाय में शामिल हो गईं। कई लोग चर्चा कर रहे थे। गीतांश असाधारण रूप से सुंदर और उच्च आत्माओं में थी, जिससे कई महिला काश्तकारों ने चिल्लाया। गीतांश ने मुस्कुराते हुए एक खूबसूरत महिला कल्टीवेटर की ओर हाथ हिलाया। इसी समय एक आकृति शून्य से बाहर उछल पड़ी और गीतांश की ओर बढ़ गई। बैंग! ये किक गीतांश के चेहरे पे लगी और गीतांश उड़ गई। क्या बकवास है? क्या चल रहा है? कई लोग अपने सामने के दृश्य को देखते रह गए, अवाक रह गए। हमलावर भी बहुत छोटा था, लगभग 20 साल का था। वो थोड़ा मोटा था और उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। लानत है, उसने वास्तव में गीतांश को इस तरह पीटा। कई महिला कृषकों ने गीतांश के सूजे हुए चेहरे को देखा और उनकी जानलेवा निगाहें उस कृषक की ओर मुड़ गईं जिसने गीतांश पर घात लगाया था। बबलू बनर्जी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। गीतांश गुस्से से दहाड़ने लगा। अभी एक क्षण पहले वो आकर्षण का केंद्र था, पुरुषों के बीच एक अजगर। अब उसके चेहरे पे लात मारी गई थी। गीतांश बहुत उदास था। कौन 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 किससे डरता है? जिस आदमी को गीतांश ने बबलू बनर्जी कहा, वो हकलाया। सनसनाहट।
गीतांश ने एक युद्ध भाला निकाला और उस युद्ध के भाले ने ठंडी रोशनी उगल दी। जहां तक बबलू बनर्जी का सवाल है, उन्होंने एक रसोई का चाकू निकाला। ओ नहीं, बबलू बनर्जी का हथियार देखकर कई लोगों ने अपनी आंखें घुमा ली। इस आदमी का हथियार बहुत अजीब था। जंग लगे रसोई के चाकू में किस तरह की शक्ति हो सकती है? बबलू बनर्जी बुदबुदाया, आप लोग मत समझो, ये मेरा है। मेरे पिता मरने से पहले छोड़ दिया मेरे लिए। बबलू बनर्जी की बात खत्म होने के बाद उन्होंने आखिरकार एक लंबी सांस छोड़ी। कई लोग अवाक रह गए। मरने से पहले अपने बेटे के लिए रसोई का चाकू छोड़ना, ये लानत पिता भी एक अजीब था। बूम! गीतांश के शरीर से एक भयानक आभा निकल रही थी। उसके हाथ थोड़े कांपने लगे और उसके भाले से ठंडी रोशनी निकली। गीतांश ने उछलकर बबलू बनर्जी पर हमला कर दिया। बूढ़े आदमी, मैं नहीं हूं, मैं तुमसे डरता हूं। बबलू बनर्जी चिल्लाते हुए हकलाते गए। रसोई का चाकू चलाते हुए वो बिना किसी डर के गीतांश की ओर बढ़ गया। रुके! इस समय एक ठंडी चीख सुनाई दी। कानून प्रवर्तन टीम यहाँ है, कानून प्रवर्तन टीम यहाँ है, हम अब शो नहीं देख सकते। कोई बुदबुदाया। दूरी में ब्लैक फ्लेम बीस्ट्स पर सवार 20 से अधिक किसान थे। ये किसान बहुत छोटे थे, वे सभी अपने 20वें या 30वें में थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ये लोग ब्लू क्लाउड संप्रदाय की कानून प्रवर्तन टीम थे। कानून प्रवर्तन टीम के आगमन को देखकर गीतांश के हाव भाव उदास हो गए। उसने अपना भाला दूर रख दिया। आइस फ्लेम टाउन निजी झगड़े को मना करता है। यदि आप निजी झगड़े करते हैं तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। यदि आप परीक्षा में भाग लेने के लिए ब्लू क्लाउड संप्रदाय में जाना चाहते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। प्रमुख शिष्य ने ठंडे स्वर में कहा। गलत फहमी, बबलू बनर्जी हकलाते हुए बोले। हम बस गड़बड़ कर रहे थे। बबलू बनर्जी ने जल्दी से अपना रसोई का चाकू रख दिया और हकलाए। प्रमुख शिष्य ने अपनी आंखें घुमा ली। इस बच्चे की बात सुनना वाकई मुश्किल था। उन्होंने जवाब दिया, ये अच्छे के लिए है, अब और परेशानी मत करो, अन्यथा हमें असभ्य होने का दोष मत देना। गीतांश ने बबलू बनर्जी की ओर घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। बबलू बनर्जी, बस तुम रुको, मैं तुम्हें जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा और आज जो हुआ उसके लिए माफी मांगोगे। बबलू बनर्जी ने जमीन पर थूका। गीतांश ने उपहास किया। वो ब्लैक फ्लेम बीस्ट पर सवार हुआ और जल्दी से उड़ गया। उसके पास इस जगह पर रहने के लिए चेहरा नहीं था। आह, मेरा सुंदर चेहरा, मुझे आश्चर्य है कि ये विकृत है। गीतांश बस अपना चेहरा जांचने के लिए जगह ढूंढना चाहता था। बबलू बनर्जी ने चारों ओर देखा और पास में एक रेस्टोरेंट देखा। वो दूसरी मंजिल पर गया और बोला, आओ एक कटोरी नूडल्स लेते हैं। सर, आप केवल एक कटोरी नूडल्स चाहते हैं? वेटर ने अपने होठों को कर्ल किया और पूछा। आइस फ्लेम टाउन में एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए ये स्पष्ट है कि इस रेस्टोरेंट के पीछे एक असाधारण शक्ति है। यहां तक कि वेटर की नाक भी आसमान की ओर उठाई जा सकती है। क्या आप नहीं बेच रहे हैं? वेटर ने कहा। बेशक, एक सोने के सिक्के के लिए नूडल्स का एक कटोरा। वेटर ने कहा। आप लूटना चाहते हो? बबलू बनर्जी लगभग उछल पड़े। हमारे नूडल्स अलग हैं, इसे खाने के बाद आपको पता चल जाएगा। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो दफा हो जाओ, वेटर ने कहा। बबलू बनर्जी ने गुस्से से कहा, यह वास्तव में एक ड्रैगन तैरता हुआ, झींगे, बाघ, गिरा, सपट कुत्तों द्वारा धमकाया जा रहा है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वेटर की आंखें चौड़ी हो गईं। बबलू बनर्जी ने ठंडी सांस सूंघी, उठे और बाहर चले गए। भाई, अगर आपको कोई ऐतराज नहीं है तो आप आकर बैठ सकते हैं, रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद। बबलू बनर्जी खुश हुए और उन्होंने रुद्रसेन पर अपनी मुट्ठियां कस लीं। रुद्रसेन ने वेटर को टिप के रूप में एक सोने का सिक्का दिया और वेटर चला गया। मैं रुद्रसेन हूं, मैं आपको किस नाम से पुकारूं भाई? बबलू बनर्जी। जब दोनों एक दूसरे को जान गए तो वे खाना खाते हुए बैठ गए और बातें करने लगे। रुद्रसेन ने कहा, भाई, आपकी साधना सामान्य नहीं है, आपको ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना चाहिए था, है ना? बबलू बनर्जी ने उग्रता से कहा। हाँ, मुझे उस यू गीतांश ने धोखा दिया था। ओह, आपका क्या मतलब है? रुद्रसेन ने पूछा। मैं उससे मिला। वो पोता ने कहा कि वहां एक तरीका है मुझे एक परिचय पत्र प्राप्त करने में मदद करने के लिए, और फिर मैंने उसकी बकवास पर विश्वास किया और उसके साथ एक छोटे शहर एक आंगन में चला गया। लेकिन मैंने नहीं सोचा कि किसी ने मुझे पीछे से बाहर निकाल दिया। पीछे मेरे पास जो बचा है वो ये है, ये पैतृक रसोई का चाकू। बबलू बनर्जी ने उग्रता से कहा। रुद्रसेन ने कहा, ऐसा लगता है कि गीतांश को भाई टीएन के खजाने के बारे में पता चल गया है। एक खजाना, बहुमूल्य याद, रक्त पत्थर याद, बबलू बनर्जी ने उग्रता से कहा। रुद्रसेन थोड़ा चौंक गए। रक्त पत्थर एक बहुमूल्य खजाना था और ये धीरे धीरे एक कृषक की रक्तरेखा को सुधार सकता था। चिंता मत करो, बुरे लोगों का प्रतिशोध होता है, हम इसे जल्दी या बाद में वापस ले लेंगे, रुद्रसेन ने सलाह दी। ये सही है, बबलू बनर्जी ने सिर हिलाया।
वे दोनों बेहतर से बेहतर होते जा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले न मिलने का पछतावा हो रहा हो। भाई, भाई क्या आप भी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं? बबलू बनर्जी ने पूछा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। उन्होंने आह भरी और कहा, सिफारिश का पत्र न होना परेशानी भरा है। सरल सरल, चलो पहाड़ों में गहराई तक चलते हैं और शिकार करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हें काले बाजार में अच्छी कीमत पर बेचते हैं। हम बहुत सारा पैसा खर्च कर सकते हैं, रेफरेंस पत्र खरीद सकते हैं, पैसा पैसा, यहां तक कि भूत भी चक्की को धक्का दे सकते हैं। बबलू बनर्जी हंसते हुए कहा, ओ ऐसी कोई बात है? रुद्रसेन चौंक गए। मैं मूल रूप से नहीं जानता था कि ये मामला बहुत गुप्त था। ये सब मुझे गीतांश ने बताया था। वो पोता, बबलू बनर्जी ने कहा। अचानक बबलू बनर्जी की आंखें ठंडी चमक से भर गईं क्योंकि वो बाहर घूर रहे थे। क्या हुआ? बबलू बनर्जी ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा। वो आदमी राख में बदल गया। मैं उसे जानता हूं, ये वही है। मैंने उसे देखा, वो पोता इस आंगन में था। सनसनाहट। अपनी बात समाप्त करते ही बबलू बनर्जी रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। रुद्रसेन ने कुछ सोने के सिक्के फेंके और उनका पीछा किया। किसान बहुत सतर्क था। जब उसने बबलू बनर्जी को भागते हुए देखा तो वो तेजी से उस दिशा में भाग गया। तुम बच नहीं पाओगे, बबलू बनर्जी जोर से चिल्लाए। भाई बनर्जी, अब तुम हकलाते नहीं हो? रुद्रसेन हैरान थे। बबलू बनर्जी ने जवाब दिया, जब मैं विशेष रूप से उत्साहित होता हूं तो मैं हकलाता नहीं हूं। रुद्रसेन अवाक रह गए। हकलाने का किसी की भावनाओं से कुछ लेना देना था? वे दोनों तेजी से अपने सामने किसान का पीछा करने लगे। भाई तियान, क्या आप देखने के लिए उस आंगन में वापस नहीं गए? रुद्रसेन ने पूछा। मैंने किया, ये सिर्फ एक जर्जर आंगन था। सभी पहले ही चले गए थे, लेकिन स्वर्ग कभी किसी के रास्ते में नहीं रुकता। मैं वास्तव में इससे मिला। भले ही मैंने केवल उसकी साइड प्रोफाइल देखी, जब तक मैं उसे देखता हूं, भले ही वो सिर्फ उसकी पीठ हो, अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो मैं ये पहचान पाऊंगा कि क्या वो कोई है जिससे मैं पहले मिला हूं, और मैं कभी गलत नहीं हुआ, बबलू बनर्जी ने कहा। रुद्रसेन को चुपके से झटका लगा था। बबलू बनर्जी की विशिष्ट क्षमता बहुत मजबूत थी। शायद ये बबलू बनर्जी के लिए एक अद्वितीय क्षमता थी, या शायद ये उनकी मार्शल आत्मा से संबंधित थी। किसी भी तरह से ये असाधारण था। झपट्टा मारना, झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। उनमें से एक भाग गया। उनमें से दो ने उसका पीछा किया। जल्द ही उन्होंने शहर छोड़ दिया और जंगल में प्रवेश किया। भाई, कोई मेरा पीछा कर रहा है, जंगल में घुसने के बाद किसान चिल्लाया। कौन जीने से थक गया है? जंगल से ठंडी हंसी सुनाई दी। उसके बाद एक दर्जन से अधिक सिलुएट उड़ गए। सबसे आगे एक नंगे सीने वाला आदमी था, जिसके शरीर पर एक विशाल सेंटीपीड टैटू था, जिससे वो क्रूर और भयानक लग रहा था। तो ये तुम हो बव्वा? तुमने वास्तव में मेरे साथ परेशानी तलाश करने की हिम्मत की? क्या तुम्हारी मौत की इच्छा है? सेंटीपीड आदमी ने बबलू बनर्जी पर उपहास किया। मेरा ब्लडस्टोन जेड कहाँ है? बबलू बनर्जी ने उग्र स्वर में कहा। काश्तकारों में से एक ने उपहास किया। यो, तुम आज हकलाना क्यों नहीं कर रहे हो? बबलू बनर्जी गुस्सा था। जब लोग उसे हकलाने वाला कहते थे तो उसे इससे नफरत थी। ये भी मानव स्वभाव था। कोई नहीं चाहेगा कि दूसरे लोग उनकी कमजोरियों का इस्तेमाल उनका मजाक उड़ाने के लिए करें। रुद्रसेन ने कहा, भाइयों, आप साधारण लोग नहीं लगते। भाई तियान और मैं जल्द ही ब्लू क्लाउड संप्रदाय के शिष्य बन जाएंगे। आपको भविष्य में आइस फ्लेम टाउन में रहना होगा। एक दिन भाई तियान और मुझे आइस फ्लेम टाउन की लॉ एनफोर्समेंट टीम के सदस्य बनने के लिए संप्रदाय से आदेश मिल सकते हैं। चीजों को इतना अप्रिय क्यों बनाया जाए? वह ब्लडस्टोन जेड मेरे भाई की पारिवारिक विरासत है। इसे मेरे भाई को लौटा दो और हम बिना लड़े एक दूसरे को नहीं जान पाएंगे। इसके बारे में क्या ख्याल है? वापसी? बव्वा, क्या तुम मूर्ख हो? बस आप दोनों ब्लू क्लाउड संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं? क्या मजाक है? एक हकलाने वाला और एक नौसिखिया वास्तव में दिवा स्वप्न देखने की हिम्मत करते हैं। एक और किसान ने अपने होंठों को कर्ल किया और तिरस्कार पूर्व कहा, दूसरे शब्दों में आप मेरे भाई की चीजें लेने पर जोर देते हैं। रुद्रसेन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। तो क्या हुआ? अंधेरा है? क्या तुम जानते हो हम कौन हैं? हम ब्लू क्लाउड संप्रदाय हैं। यदि तुम हमें नाराज करोगे तो तुम बिना कब्र के मर जाओगे। सेंटीपीड मैन ने उपहास किया। उसका स्वर खतरे से भरा था। भाई, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इन्हें मार डालो, रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। मैं अब इंतजार नहीं कर सकता। बबलू बनर्जी स्पष्ट रूप से ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनके साथ खिलवाड़ किया जाए। वो बाहर कूद पड़ा और उछल पड़ा। जाओ, इन दो लड़कों के पैर तोड़ दो। सेंटीपीड मैन ने अपना हाथ हिलाया। बव्वा, मर जाओ। 10 से अधिक लोगों का एक समूह रुद्रसेन और बबलू बनर्जी की ओर दौड़ा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम।
जल्द ही हिंसक टकराव सुनाई दिए, जिसके बाद तीखी चीखें सुनाई दी। दर्जनों लोगों को रुद्रसेन और बबलू बनर्जी ने दर्द से कराहते हुए जमीन पर पटक दिया। धाड़ धाड़, सेंटिपीड मैन मुड़ा और भागा। धाड़, रुद्रसेन एक पल में गायब हो गए और सेंटिपीड मैन के सामने प्रकट हो गए। बव्वाह, मेरे रास्ते से हट जाओ, सेंटिपीड मैन चिल्लाया और रुद्रसेन पर एक मुक्का फेंका। बैंग, रुद्रसेन ने सेंटिपीड मैन को मुक्का मारा और उसे उड़ाने के लिए भेज दिया। उसके पास खड़े होने का भी समय नहीं था। इससे पहले कि वो उठते, बबलू बनर्जी पहले ही सेंटिपीड मैन के सामने आ चुके थे और उसे लात मार दी थी। 10 कुएं। सेंटिपीड मैन का दाहिना पैर टूट गया। सेंटिपीड मैन ने एक तीखी चीख मारी। बबलू बनर्जी ने चाकू निकाला और शरारती लहजे में कहा, क्या मैं तुम सबको काट डालूं? नहीं नहीं, हम यंग मास्टर शैल के लोग हैं। यदि तुम हमें मार डालोगे तो वो तुम्हें जाने नहीं देगा। सेंटिपीड मैन चिल्लाया। यंग मास्टर कौन है? रुद्रसेन ने पूछा। वह मिस्टी स्काई पीक के तीसरे अजल के पोते हैं, सेंटिपीड मैन ने चिल्लाया। तो वह संप्रदाय के ऊपरी सोपान का शिष्य है। रुद्रसेन और बबलू बनर्जी ने थोड़ी बौहें चढ़ाईं। इसमें वास्तव में कुछ गड़बड़ थी। सेंटिपीड मैन और अन्य लोगों ने इतनी लापरवाही से कार्य करने का हिम्मत इसलिए की क्योंकि उनका कोई समर्थन कर रहा था। तुम्हारा गीत धंश से क्या संबंध है? बबलू बनर्जी ने पूछा। मास्टर नाथ के दादा और यंग मास्टर शैल के दादा दोस्त हैं, इसलिए वे एक दूसरे को जानते हैं, सेंटिपीड मैन ने कहा। मेरा ब्लड स्टोन जेड कहाँ है? मैंने इसे पहले ही यंग मास्टर शैल को दे दिया है, रुद्रसेन ने कहा। सेंटिपीड मैन ने कमजोर रूप से कहा। सत्यानाश। बबलू बनर्जी ने शाप दिया और फिर से लात मारी, जिससे सेंटिपीड मैन का दूसरा पैर टूट गया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि ब्लडस्टोन जेड उस तथाकथित यंग मास्टर शेल के हाथों में पड़ गया था। उसके लिए इसे वापस पाना बहुत मुश्किल होगा। नाराज मत होइए भाई बनर्जी, जब तक आप ब्लू क्लाउड संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं, आपके पास अपने ब्लडस्टोन जेड को वापस पाने के बहुत सारे मौके होंगे, रुद्रसेन ने कहा। बबलू बनर्जी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने और रुद्रसेन ने इन लोगों के भंडारण के अंगूठों को लूट लिया। उसने इन लोगों से कई हजार उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन लूटे थे, साथ ही एक बेशकीमती फ्लाइंग स्वॉर्ड, एक बेशकीमती मैजिक बागे, दर्जनों स्पिरिट मैजिक रोब और इसी तरह। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, बबलू बनर्जी ने शाप दिया। रुद्रसेन और बबलू बनर्जी ने लूट को विभाजित किया और आइस फ्लेम टाउन लौट आए। काला बाजार आइस फ्लेम टाउन के दक्षिण पश्चिम कोने में था और केवल रात में ही खुलता था। काले बाजार में एक छोटी सी दुकान के अंदर दुबले पतले बूढ़े ने अपने सामने बैठे रुद्रसेन और बबलू बनर्जी की ओर देखा और पूछा, क्या आप वही हैं जो सिफारिश पत्र चाहते हैं? ये सही है, रुद्रसेन ने सिर हिलाया। एक सिफारिश पत्र की कीमत 100 उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर हैं, बूढ़े ने कहा। अरे तुम किसी को लूट क्यों नहीं लेते? बबलू बनर्जी चिल्लाया। एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट पत्थर 10,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के बराबर था, इसलिए 100 उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर 1 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के बराबर थे। ये निश्चित रूप से एक आसमान छूमती कीमत थी। कई यिन यांग दायरे के काश्तकारों को चुटकी महसूस होगी अगर उन्हें 100 उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को काटना पड़े। बूढ़ा हंस पड़ा। बूढ़ा अजीब तरह से हंसा और कहा, आपको पता होना चाहिए कि हम सिफारिश पत्र खोलकर एक बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। ठीक है, हम भुगतान करेंगे। यहां 200 उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर हैं। रुद्रसेन ने स्पिरिट पत्थर निकाले और बूढ़े को दे दिए। बस रुको, बूढ़े ने कहा। वो मुड़ा और कमरे में प्रवेश किया। ये स्पष्ट था कि बूढ़ा आदमी वो नहीं था जिसने सिफारिश पत्र खोले थे। जो लोग सिफारिश पत्र खोल सकते थे वे कम से कम यिन यांग दायरे के बुजुर्ग या उनके ब्लू क्लाउड संप्रदाय के साथ अच्छे संबंध थे। 1 घंटे बाद बूढ़ा आदमी सिफारिश पत्र लेकर बाहर आया। रुद्रसेन और बबलू बनर्जी ने पत्रों पर नजर डाली और महसूस किया कि कोई समस्या नहीं है, इसलिए उन्होंने उन्हें दूर रखा और चले गए। ब्लू क्लाउड संप्रदाय के उच्च अधिकारी गुप्त रूप से धन इकट्ठा करने के लिए सभी प्रकार के तरीकों के बारे में सोच रहे हैं। संप्रदाय का पतन अकारण नहीं है। बबलू बनर्जी ने सिर हिलाया और आह भरी। ये सही है, हालांकि संप्रदाय की गुप्त तकनीक गायब हो गई, लेकिन इसे इतनी जल्दी अस्वीकार नहीं करना चाहिए था। इसका मुख्य कारण यह है कि उच्च अधिकारी धन अर्जित करना चाहते हैं, इसलिए संप्रदाय का पतन स्वाभाविक है। हालांकि भले ही संप्रदाय में गिरावट आई हो, फिर भी ये उजाड़ क्षेत्र की 4 महान शक्तियों में से एक है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि हेवन मेंडिंग तकनीक अभी भी संप्रदाय में कहीं छिपी हुई है। बबलू बनर्जी की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने तकनीक का जिक्र किया। हेवन मेंडिंग तकनीक के बारे में इतना खास क्या है? रुद्रसेन ने पूछा। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि यह बहुत स्वर्ग विरोधी है,
बबलू बनर्जी ने कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। हेवन मेंडिंग तकनीक बहुत सालों से खो गई थी। अतीत की भयानक हेवन मेंडिंग तकनीक अब एक किंवदंतियों की गुप्त तकनीक बन गई थी। इसलिए यह स्वाभाविक था कि बबलू बनर्जी को नहीं पता था कि यह किस प्रकार की गुप्त तकनीक थी। हालांकि नाम सुनकर ही स्पष्ट हो गया था कि हेवन मेंडिंग तकनीक अकल्पनीय रूप से भयानक थी। हम आइस फ्लेम टाउन में लंबे समय तक नहीं रह सकते। आइए अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए ब्लू क्लाउड संप्रदाय में चलते हैं, रुद्रसेन ने कहा। नहीं, कोई बात नहीं, बबलू बनर्जी ने कहा। ब्लू क्लाउड संप्रदाय के रास्ते में रुद्रसेन और बबलू बनर्जी की कई लोगों से मुलाकात हुई। वे स्पष्ट रूप से परीक्षा में भाग लेने के लिए ब्लू क्लाउड संप्रदाय जा रहे थे। कई लोग एक छोटी सी नदी के किनारे रुक गए। हर कोई आराम कर रहा था, पानी पी रहा था और अपनी ऊर्जा को पुनः भरने के लिए खा रहा था। बूढ़े आदमी, तुम इतने बूढ़े हो गए हो और तुम अभी भी अपने परिवार के बच्चों को परीक्षा में भाग लेने के लिए ब्लू क्लाउड संप्रदाय में भेज रहे हो। एक अधेड़ उम्र का किसान मुस्कुराया और उसके बगल में आराम कर रहे एक बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़ा आदमी झुका हुआ था और उसके 70-80 वर्ष के लग रहे थे। वो बहुत बूढ़ा लग रहा था। हालांकि जब बूढ़े आदमी ने अधेड़ उम्र के किसान की बातें सुनी तो उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। क्या तुम अंधे हो? मैं अभी भी बहुत छोटा हूं, ठीक है, और मैंने अभी तक शादी भी नहीं की है। ये युवक कहां से आया है? मैं यहां ब्लू क्लाउड संप्रदाय की परीक्षा में भाग लेने के लिए आया हूं। PFT। पानी पी रहे कई लोगों ने तुरंत उसे थूक दिया। बूढ़े ने अपने होठों को कर्ल किया और कहा, किस बात का बवाल है? क्या ब्लू क्लाउड संप्रदाय ने कहा कि मैं परीक्षा में भाग नहीं ले सकता? बूढ़े आदमी, तुम कितने साल के हो? किसी ने धीमी आवाज में पूछा। तुम बूढ़े आदमी किसे बुला रहे हो? क्या तुम अंधे हो? मैं केवल 18 साल का हूं, बूढ़े ने उग्रता से कहा। हे, ये बूढ़ा आदमी सचमुच बेशर्म है। वो अभी भी कब्र में आधा फीट है और वो अभी भी कह रहा है कि वो 18 साल का है। कई लोग मन ही मन बुदबुदाए। जल्द ही ग्रुप आगे बढ़ गया। सभी लोग ब्लू क्लाउड संप्रदाय की ओर जाने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। मुख्य रूप से वे इस बात को लेकर चिंतित थे कि जंगल में शक्तिशाली जानवर दिखाई देंगे। भाई, क्या आप हमारी जानवर गाड़ी में आकर बैठना चाहते हैं? अपने पैरों को आराम देना चाहते हैं? रुद्रसेन मुस्कुराए जब उन्होंने बेशर्म बूढ़े आदमी को देखा। इससे पहले कि वे और बबलू बनर्जी रवाना हों, उन्होंने एक जानवर गाड़ी किराए पर ली थी। ये तेज था और उन्हें अच्छा आराम मिल सकता था। रुद्रसेन के उन्हें भाई कहने पर बूढ़ा संतुष्ट हो गया। उसने सिर हिलाया और कहा, आपकी रुचि अच्छी है। मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, रुद्रसेन ने कहा। बूढ़ा आदमी गाड़ी पर कूद गया और पूछा, मैं आपको किस नाम से बुलाऊं भाइयों? रुद्रसेन और बबलू बनर्जी वाक्रोध हो गए। ये बूढ़ा आदमी वास्तव में बहुत दूर जा रहा था। वो अभी भी इतना बूढ़ा था, फिर भी वो युवा होने का नाटक कर रहा था। बूढ़े ने तुरंत कहा, यह अच्छा है, मैं अब से तुम्हारा अनुसरण करूंगा। भविष्य में हम ब्लू क्लाउड संप्रदाय के सुंदर दूसरे युवा स्वामी होंगे। हम अमीरों को पीटेंगे और देवी का पीछा करेंगे। हम ब्लू क्लाउड संप्रदाय के नए शिष्य बनेंगे। हम संप्रदाय के आदर्श होंगे। अरे अरे, कई लोगों को बूढ़े आदमी से घृणा है। वो अभी भी इतना बूढ़ा है, फिर भी वो ब्लू क्लाउड संप्रदाय की देवी का पीछा करना चाहता है और वो एक आदर्श बनना चाहता है। इस दुनिया में इतना बेशर्म इंसान कैसे हो सकता है? हे मेरे भगवान, कृपया इस आदमी को बिजली से मारें और इसे मार डालें। ये सही है, हम हैं नया आईडी। बबलू बनर्जी ने सहमति में सिर हिलाया। ये वास्तव में सर्वोत्तम मिलन है। रुद्रसेन आह भरने के अलावा कुछ नहीं कह सके। भाई, मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? बूढ़े ने रुद्रसेन की ओर देखा। मैं रुद्रसेन हूं। हाँ, आप मुझे सेलिज कलेसन कह सकते हैं, बूढ़े ने कहा। कलेसन? सेलिज? रुद्रसेन ने अनिश्चितता से पूछा। बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, भाई, क्या आपको भी लगता है कि मेरा नाम मेरी छवि से बहुत अच्छी तरह से मेल खाता है? जैसे ही वो बोल रहा था, उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव था। आसपास के कुछ लोग तुरंत चले गए, इस डर से कि अगर वे और रुके तो बूढ़े आदमी की बिजली से उनकी मौत हो जाएगी। 3 दिन बाद वे ब्लू क्लाउड संप्रदाय में पहुंचे। ब्लू क्लाउड संप्रदाय पहाड़ों में गहराई में था। 12 ऊंची चोटियां बादलों में खड़ी थीं। रुद्रसेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वो महसूस कर सकता था कि ये जगह असाधारण है। भूमिगत ड्रैगन नसें थीं। जंगल में आध्यात्मिक क्यू बढ़ रही थी और बैंगनी बादल बने हुए थे। ये वास्तव में खेती के लिए एक पवित्र स्थान था। ब्लू क्लाउड संप्रदाय की 12 चोटियां, प्रत्येक चोटी एक प्रकार की विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। 12 चोटियां सुप्रीम पीक, एग्जीक्यूशनर्स पीक, वूडू फैंग, डिवाइन स्वॉर्ड पीक, 5 एलिमेंट्स पीक, 4 एक्सट्रीम्स पीक, गॉडली सोल पीक, याओ पीक, लिंगजेन पीक, जी यांग पीक और आकाश सुधारक पीक है। 12 चोटियों की अपनी अपनी विरासत है।
मूल रूप से सबसे मजबूत चोटी आकाश सुधारक पीक थी, लेकिन मेंडिंग हेवन तकनीक के नुकसान के कारण आकाश सुधारक पीक पूरी तरह से गिर गई है। कहा जाता है कि प्रतिभाओं की संख्या कम हो गई है। अन्य चोटियों में हजारों शिष्य हैं, लेकिन आकाश सुधारक पीक में केवल कुछ 100 शिष्य हैं। हर साल जब अन्य चोटियां शेष शिष्यों का चयन करती हैं, तो आकाश सुधारक पीक शेष शिष्यों का चयन करता है। स्वाभाविक रूप से औसत प्रतिभा वाले कुछ ही शिष्य बचे हैं। हालांकि औसत प्रतिभा वाले शिष्य भी आकाश सुधारक पीक में शामिल होने से बजाय ब्लू क्लाउड संप्रदाय को छोड़ना पसंद करेंगे। इससे देखा जा सकता है कि आकाश सुधारक पीक अभी कितना कमजोर है। हर कोई प्रार्थना करे कि आपको अन्य चोटियों के द्वारा चुना जाएगा। अगर आपको आकाश सुधारक पीक के द्वारा चुना जाता है तो आपका काम हो गया। आप एक प्राचीन संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं। एंडिंग हेवन तकनीक एक विलक्षण दिव्य तकनीक थी जो पास्ट में 3000 प्रांतों में फैली हुई थी। आकाश सुधारक पीक वास्तव में गिरावट में है। कुछ लोगों ने आह भरी। अतीत में एकेएस सुधारक पीक ब्लू क्लाउड संप्रदाय की मुख्य चोटी थी। ब्लू क्लाउड संप्रदाय के नेता हमेशा एकेएस सुधारक पीक के नेता रहे हैं, लेकिन एकेएस सुधारक तकनीक के खो जाने के बाद एकेएस सुधारक पीक में गिरावट आई थी और इसकी स्थिति गिर गई थी। इसने न केवल ब्लू क्लाउड संप्रदाय के नेता के रूप में अपनी स्थिति खो दी थी, बल्कि इसे खेती के संसाधनों की सबसे कम मात्रा भी प्राप्त हुई थी। ये केवल अन्य चोटियों से शिष्यों को चुन सकता था। अफवाह यह है कि ब्लू क्लाउड संप्रदाय के उच्च अधिकारी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या हेवन रिपेयरिंग पीक को नष्ट करना है और ब्लू क्लाउड संप्रदाय के नए 12 संप्रदायों को बनाने के लिए एक नई चोटी का निर्माण करना है। एक किसान ने कहा। एकेएस सुधारक पीक के नेता को रोंग एकेएस सुधारक कहा जाता है ना? मैंने सुना है कि वो एक प्रतिभाशाली हुआ करता था और एकेएस सुधारक पीक के पुनरुत्थान की आशा करता था। वो इतनी कम उम्र में एकेएस सुधारक पीक का नेता बन गया, लेकिन 10 साल पहले उनके साथ कुछ हुआ और उनका शरीर गंभीर रूप से घायल हो गया। ऐसा कहा जाता है कि उसे मरने का खतरा है। एक और किसान ने कहा। जब एकेएस याओ की मृत्यु हो जाएगी तो एकेएस सुधारक पीक को संभवतः ब्लू क्लाउड संप्रदाय से हटा दिया जाएगा। कुछ लोगों ने आह डाली। ब्लू क्लाउड संप्रदाय के एकेएस सुधारक पीक ने अतीत में अनगिनत शानदार उपलब्धियां हासिल की थीं, लेकिन अब इसका इतना दुखद अंत हो गया था। दुनिया वास्तव में अप्रत्याशित थी। लोग ब्लू क्लाउड संप्रदाय के प्रवेश द्वार के सामने आए और चले गए और ये गतिविधि से भरा हुआ था। यहाँ एक पंजीकरण क्षेत्र था और कई लोग लाइन में खड़े थे। रुद्रसेन और बबलू बैनर्जी लाइन के बीच में थे। ब्लू क्लाउड संप्रदाय नेबुला पवेलियन की तरह नहीं था, जिसने कतार में खड़े काश्तकारों को बहुत सावधानी से अलग किया। जिस तरह से नेबुला पवेलियन ने काश्तकारों को अलग अलग ग्रेड और ग्रेड में बांट दिया, जिससे लोग बहुत असहज महसूस कर रहे थे। आह, बूढ़े आदमी, तुम कितने साल के हो और तुम अभी भी मेरे ब्लू क्लाउड संप्रदाय में पंजीकरण करना चाहते हो? 18। बूढ़े ने बेशर्मी से शेखी बघारनी शुरू कर दी। कई लोगों ने अपनी आंखें मूंद लीं। बूढ़े ने बेशर्मी से कहा, आपके ब्लू क्लाउड संप्रदाय की कोई आयु सीमा नहीं है? वो ब्लू क्लाउड संप्रदाय के नाम गिनने का प्रभारी डीकन मुश्किल स्थिति में था। ब्लू क्लाउड संप्रदाय की कोई आयु सीमा नहीं थी, लेकिन भले ही कोई आयु सीमा न हो, ज्यादातर लोग अपनी सीमाएं जानते थे। यदि वे बहुत बूढ़े होते तो वे ब्लू क्लाउड संप्रदाय में पंजीकरण नहीं करते। 70 से 80% संभावना थी कि उन्हें बाहर निकाल दिया जाता। लेकिन ये बूढ़ा आदमी इतना बूढ़ा हो गया था और इसका आधा शरीर दफनाए जाने वाला था, फिर भी वो बेशर्मी से पंजीकरण करने आया था। इसने वास्तव में लोगों को अवाक कर दिया। डीकन ने बेबसी से पूछा, उम्र? सेलिज कल्सन, बूढ़े ने कहा। ये नाम सुनकर डीकन का मुंह फिर से थरक गया। उन्होंने कहा, मैंने आपकी उम्र मांगी, आपका नाम नहीं। मुझे ईमानदारी से जवाब दो। 18। सेलिज कल्सन ने कहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 18 ही है। सिफारिश का पत्र कहाँ है? डीकन ने पूछा। यहाँ। बूढ़े व्यक्ति ने सिफारिश का पत्र डीकन को दे दिया। डीकन ने उस पर एक नज़र डाली, सिर हिलाया और कहा, ठीक है, पहले वहाँ आराम करो, कोई आपको बाद में आराम करने के लिए लाएगा। बूढ़ा व्यक्ति बगल में लड़खड़ा कर चला गया। इसने वास्तव में लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या वो हवा के झोंके से जमीन पर उड़ जाएगा। रुद्रसेन और बबलू बैनर्जी ने भी सहज रूप से अपनी शुभकामनाएं दी। हाँ हाँ, ये वही है। बबलू बैनर्जी ने गीतांश को देखा तो गुस्से से दांत पीसने लगे। वह गीतांश पर झपटना चाहता था, लेकिन रुद्रसेन ने उन्हें रोक लिया। ये परेशानी खड़ी करने की जगह नहीं है। यदि आप परेशानी खड़ी करते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, रुद्रसेन ने कहा। बबलू बैनर्जी ने सिर हिलाया।
दूर में गीतांश को तना का दाव भी दिखाई दिया। वह चला गया और तना का दाव पर हास्य किया। हकलाते, तुम भी ब्लू क्लाउड संप्रदाय में शामिल होना चाहते हो? यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जितना हो सके दूर भाग जाता। यदि तुम ब्लू क्लाउड संप्रदाय में शामिल होते हो तो मेरे पास तुम्हें मौत के घाट उतारने के 100 तरीके हैं। कौन 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 किससे डरता है? बबलू बनर्जी ने गीतांश की ओर देखते हुए कहा। गीतांश ने जमीन पर थूक दिया और रुद्रसेन की ओर देखते हुए कहा, लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम इस आदमी से दूर रहो, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। कुछ लोग ऐसे लोग नहीं होते जिन्हें तुम उकसाना चाहते हो। रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा, इसके बारे में चिंता मत करो। मुझे लगता है कि संप्रदाय एक शांतिपूर्ण स्थान होना चाहिए। किसी को भी परेशानी की तलाश नहीं करनी चाहिए, है ना? यदि तुम जिद्दी हो तो केवल मृत्यु ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। गीतांश ने हास्य किया और अहंकार से चला गया। वह रुद्रसेन और बबलू बनर्जी से अलग था। ब्लू क्लाउड संप्रदाय में उसका एक समर्थक था। रुद्रसेन और बबलू बनर्जी को एक ही स्थान पर नियुक्त किया गया था। वे पंजीकरण समाप्त होने का इंतजार कर रहे थे। भाइयों, क्या तुम मेरे घर आकर कुछ शराब पीना चाहते हो? बूढ़ा व्यक्ति रुद्रसेन और बबलू बनर्जी के स्थान पर आया। यहाँ, बबलू बनर्जी ने कहा। इस समय वह उदास महसूस कर रहा था और अपनी चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए कुछ शराब पीना चाहता था। अच्छी बात है। बूढ़ा बहुत उत्साहित दिख रहा था। उन तीनों ने देर रात तक शराब पी। रुद्रसेन पहले ही बेहोशी की हद तक नशे में था। बूढ़ा और बबलू बनर्जी एक दूसरे के सामने झुक गए। प्रत्येक ने शराब का एक जग पकड़ा और उसे निगल लिया। कुछ ही देर में बबलू बनर्जी भी मर गया। बूढ़ा चिल्लाया, इसकी शराब सहनशीलता बहुत कम है। बूढ़े ने खुद से 10 और जग पी लिए। वह निश्चित रूप से एक बूढ़ा शराबी था। तभी वह जमीन पर गिर पड़ा और सो गया। 10 दिन बाद पंजीकरण समाप्त हो गया। दोपहर में ब्लू क्लाउड संप्रदाय ने उन सभी काश्तकारों को एक प्लाजा में इकट्ठा किया जो पंजीकरण करने आए थे। वहां कम से कम 1 लाख लोग थे। 10 से अधिक काश्तकार पहाड़ों से उड़कर प्लाजा के मैदान में उतरे। नेता एक बूढ़ा आदमी था। वह स्पष्ट रूप से यिन यांग क्षेत्र का कृषक था। देवियों और सज्जनों, मैं ब्लू क्लाउड संप्रदाय के परीक्षा हॉल का ग्रेट एल्डर हूं, नी येदाओ। मैं इस बार परीक्षा का प्रभारी बनूंगा। आप सभी विभिन्न गुटों से हैं जिनके साथ ब्लू क्लाउड संप्रदाय के अच्छे संबंध हैं। आपको पता होना चाहिए कि ब्लू क्लाउड संप्रदाय में शामिल होना आसान नहीं है। इस बार ब्लू क्लाउड संप्रदाय 1000 लोगों की भर्ती करेगा। बूम! जैसे ही बूढ़े ने बोलना समाप्त किया, पूरा प्लाजा शोर से गूंज उठा। 1 लाख से अधिक किसान परीक्षा देने आए थे, लेकिन केवल 1000 लोगों की भर्ती की गई थी। संभावना बहुत कम थी। कई लोग चिंतित हो गए। 1 लाख से अधिक लोगों के बीच खड़ा होना आसान नहीं था। शांति! नी येदाओ की आवाज गूंजी और प्लाजा जो शोर से भरा हुआ था तुरंत शांत हो गया। कल कोई आपको परीक्षा क्षेत्र में ले जाएगा। परीक्षा 10 दिनों तक चलेगी। मैदान में 1000 परीक्षा बैच दबे हुए हैं। यदि आप बैच प्राप्त कर सकते हैं और परीक्षा के बाद इसे बाहर निकाल सकते हैं तो आप परीक्षा पास कर लेंगे, रुद्रसेन ने कहा। नी येदाओ ने कहा, यह भी बहुत क्रूर है, बबलू बनर्जी ने कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। हालांकि एक बड़े संप्रदाय में शामिल होना आसान नहीं था। ब्लू क्लाउड संप्रदाय के कार्यों में कुछ भी गलत नहीं था। देवियों और सज्जनों, चलो तितर-बितर हो जाएं। कल दोपहर से पहले यहां फिर से इकट्ठा हूं, फिर ब्लू क्लाउड संप्रदाय का डीकन आपको परीक्षा क्षेत्र में ले जाएगा। नी येदाओ और अन्य लोग चले गए। काश्तकारों की भीड़ भी तितर-बितर हो गई। अगले दिन परीक्षा में भाग लेने वाले किसान फिर से प्लाजा में आ गए। ब्लू क्लाउड संप्रदाय के एक डीकन ने सभी को ब्लू क्लाउड संप्रदाय के उत्तर पश्चिम के जंगल में ले गया। यहां पहाड़ थे जो एक विशाल श्रृंखला से घिरे हुए थे। एरा को सक्रिय करो। एक गहरी दहाड़ गूंजी। एक स्पिरिट एरे मास्टर ने एरा को सक्रिय किया। बज़! एक विशाल सुनहरी ऊर्जा ढाल दिखाई दी जिसने विशाल पर्वत श्रृंखला को ढक लिया। अब आप अंदर जा सकते हैं, एक डीकन जोर से चिल्लाया। हुश हुश हुश! कई शिष्य सरणी की ओर दौड़ पड़े। उनके शरीर को तुरंत सुनहरी रोशनी ने निगल लिया और सभी की नजरों से ओझल हो गए। चलिए चलते हैं। रुद्रसेन और बबलू बनर्जी ने एक दूसरे को देखा और सुनहरी प्रकाश ढाल की ओर दौड़ पड़े। जब रुद्रसेन का शरीर सुनहरी प्रकाश ढाल के संपर्क में आया तो उसने महसूस किया कि एक शक्तिशाली शक्ति उसके चारों ओर लपेट गई है और उसे दूसरी दुनिया में खींच रही है। वो एक पल में जंगल से गायब हो गया। रुद्रसेन अवाक रह गया क्योंकि उसने अपना रास्ता अवरुद्ध करने वाले विशाल प्राणी को देखा। ये 9 सिरों वाला 10 मीटर लंबा विशालकाय चील था। उसकी ठंडी आंखें उसे घूर रही थीं। 9 सिरों वाला थंडरहॉक एक क्रूर पक्षी था जो अपने पंजों से एक किसान के शरीर को आसानी से छेद सकता था।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 सिरों वाला थंडरहॉक बिजली के हमलों में कुशल था। इसके 9 सिर बिजली के हमलों को थूक सकते थे। रुद्रसेन ने क्लासिक ऑफ माउंटेन एंड सीज में 9 सिरों वाले थंडरहॉक के बारे में पढ़ा था। ये पहली बार था जब उसने एक वास्तविक 9 सिरों वाला थंडरहॉक देखा। यहां तक कि यिन यांग विशेषज्ञ भी ऐसे क्रूर पक्षी से लड़ना नहीं चाहेंगे। 9 सिरों वाला थंडरहॉक न केवल अपने हमलों में क्रूर था, बल्कि ये बेहद तेज भी था। ये यिन यांग काश्तकारों के हमलों से भी बच सकता है। FUCK आपकी बहन, मैं वास्तव में 9 सिरों वाले थंडरहॉक के घोंसले में टेलीपोर्ट किया गया हूं। रुद्रसेन रोना चाहते थे, लेकिन उनके आंसू नहीं थे। वो इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है? रुद्रसेन के चारों ओर लिपटे सुनहरे प्रकाश के बाद इसने तुरंत उन्हें पर्वत श्रृंखला की गहराई में टेलीपोर्ट कर दिया। रुद्रसेन का टेलीपोर्टेशन स्थान बहुत भ्रमित करने वाला था। 9 सिरों वाले थंडरहॉक का घोंसला ज्यादा दूर नहीं था। रुद्रसेन ने कुछ नए रचे गए 9 सिरों वाले थंडरहॉक्स भी देखे, लेकिन इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया दे पाता, उस पर 9 सिरों वाले थंडरहॉक के बिजली के हमलों से हमला हो गया। यदि रुद्रसेन का शरीर पर्याप्त मजबूत नहीं होता तो वो मर जाता। रुद्रसेन मूल रूप से भागना चाहते थे, लेकिन 9 सिरों वाले थंडरहॉक बहुत तेज थे। रुद्रसेन के पास गुफा में छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ची ची 9 सिरों वाला थंडरहॉक ने एक तीखड़ चीख निकाली। उसकी ठंडी आंखें समय समय पर रुद्रसेन पर नजर डाल रही थीं। वो गुफा में भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर बहुत बड़ा था, इसलिए वो अवरुद्ध हो गया था। ज्यादा दूर 9 सिरों वाले थंडर ईगल का घोंसला था, इसलिए वो अपने घोंसले को नष्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने पहाड़ को नष्ट नहीं किया। सू 2 काश्तकार दूर से उड़ गए। देखो, वो 9 सिरों वाले थंडरहॉक का घोंसला है। ऐसा लगता है कि ये यहां नहीं है। स्वर्ग, इसने वास्तव में युवा ईगल को रचा दिया। चलो 2 को पकड़ते हैं। अगर हम उन्हें उठा सकते हैं तो वे भविष्य में भयानक होंगे। किसानों में से एक ने कहा, चलो इसके बारे में भूल जाते हैं। हम केवल 10 दिनों में जा पाएंगे और हमें अभी भी परीक्षण टोकन ढूंढना होगा। हमारे पास युवा ईगल की देखभाल करने का समय नहीं है। वे 10 दिनों में मर सकते हैं। दूसरे किसान ने कहा, क्या होगा अगर वे नहीं मरते हैं? पहले किसान ने कहा, वो स्पष्ट रूप से बहुत ललायत था और युवा ईगल में से एक को लेना चाहता था। ठीक है, फिर? दूसरे काश्तकार ने सिर हिलाया और वे दोनों जल्दी से घोंसले में पहुंच गए। घोंसला बहुत बड़ा था और 10 से अधिक युवा चील चहचहा रहे थे। दोनों काश्तकारों ने जल्दी से एक-एक पकड़ लिया। ची ची, लेकिन उसी समय दूर से गुस्से की दहाड़ आई। कॉम शू 9 सिरों वाले थंडर ईगल आकाश में उड़ गया और उन दोनों मानव काश्तकारों को ठंड से देखने लगा जो युवा ईगल चुरा रहे थे। 9 सिरों वाले थंडर ईगल की आंखों से अनंत हत्या का इरादा फूट पड़ा। आह, 9 सिरों वाला थंडरहॉक, भागो! दोनों किसान अपनी बुद्धि से डर गए थे। वे मुड़े और जंगल में भाग गए। 9 सिरों वाले थंडर ईगल ने जल्दी से उनका पीछा किया। हे, क्या मलबे का एक ढेर है! वे युवा ईगल्स को चुराने के बाद भी उन्हें नहीं पाल सकते। उन्होंने उन्हें क्यों चुराया? अब वे मुसीबत में है ना? रुद्रसेन गुफा से बाहर निकला, लेकिन वो उन दोनों मलबों का बहुत आभारी था कि अगर वे उनके लिए नहीं होते तो वो बच नहीं पाता। वे दोनों जंगल में भाग गए और पेड़ों को कवर के रूप में उपयोग करना चाहते थे ताकि वो 9 सिरों वाले थंडरहॉक की खोज से बच सके। रुद्रसेन ने अपने सुनहरे पंख फैलाए और दूर तक उड़ गया। जब वो 9 सिरों वाले थंडरहॉक के घोंसले के पास से गुजरा तो रुद्रसेन ने चारों ओर देखा। कुछ बिना अंडे के नीचे उसने एक यद टोकन देखा। क्या ये परीक्षण टोकन हो सकता है? रुद्रसेन चौंक गए। वो जल्दी से नीचे उतरा और यद टोकन उठाया। उस पर टेस्ट टोकन शब्द लिखा हुआ था। रुद्रसेन प्रसन्न हुए। जैसा कि अपेक्षित था, ये एक परीक्षण टोकन था। लेकिन फिर उसने धीमी आवाज में शाप दिया, किस अनैतिक ने यहां परीक्षण टोकन रखा? परीक्षण टोकन ढूंढने के लिए इस शापित स्थान पर आने की हिम्मत कौन करेगा? 1 यद्यपि 1000 परीक्षण टोकन थे, लेकिन रुद्रसेन को लगता था कि अंत में 700-800 परीक्षण टोकन मिल जाएं तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि ब्लू क्लाउड संप्रदाय की शैली के अनुसार कुछ परीक्षण टोकन बेहद खतरनाक स्थानों पर रखे गए थे। परीक्षण टोकन प्राप्त करना बहुत कठिन था। रुद्रसेन ने अब और रुकने का साहस नहीं किया। वो जल्दी से दूर उड़ गया। बूम बूम बूम। कुछ दूरी पर जंगल में 9 सिलों वाला थंडरहॉक गुस्से में था। इसने बिजली के हमलों से भरा एक आताश उगला, जिससे उन दोनों काश्तकारों की तुरंत मौत हो गई जिन्होंने युवा ईगल चुरा लिए थे। कितना डरावना है! रुद्रसेन बुदबुदाया और जल्दी से चला गया। 2 घंटे बाद जंगल के दूसरे हिस्से में कई काश्तकार जंगल की गहराई की ओर दौड़ रहे थे। क्या हो रहा है? इतने सारे किसान क्यों दौड़ रहे हैं? रुद्रसेन ने एक किसान को रोककर पूछा।
किसान ने बेसब्री से कहा, घाटी की गहराई में 20 से अधिक परीक्षण टोकन दिखाई दिए हैं। इतना कहकर वो भी घाटी में घुस गया। परीक्षण टोकन? ये अच्छी बात है। भले ही मुझे केवल एक की आवश्यकता है, लेकिन अगर मैं इसे बेचता हूं तो। रुद्रसेन बुदबुदाया और दूर तक उड़ गया। ये भाग्य बनाने का अवसर था। उसे लगा कि वो और भी अधिक परीक्षण टोकन एकत्र कर सकता है। सैकड़ों किसान चारों दिशाओं से दौड़े और घाटी की रखवाली करने वाले हिंसक भीष्मन जानवरों से लड़े। आग की समुद्र ने आकाश को ढक लिया। निकट से निरीक्षण करने पर आकाश में आग का समुद्र वास्तव में छोटे कीड़ों से बना हुआ था। आग चींटियां? ये एक बेहद खतरनाक कीट था। इसका रूप चींटी के समान था और इसका शरीर लगभग अंगूठे के आकार का था। इसमें 4 जोड़ी पंख और नुकीले नुकीले शिरवाह थे। इसके अलावा इसके बारे में सबसे भयानक बात यह थी कि ये आग चींटियां ग्रुप्स में रहती थीं और हमला करने के लिए लपटें उगलती थीं। फायर एंट बग के नुकीले बेहद जहरीले थे। एक बार फायर एंट बग से काटने के बाद शरीर जल्दी से सभी अनुभवों को खो देता था। आग की समुद्र जो आकाश को ढक रही थी, वो आग चींटियों द्वारा उगली गई थी। कई काश्तकारों ने आग चींटियों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स निकाली और आग चींटियों के घने झुंड पर हमला किया। हालांकि बहुत सारी आग चींटियां थीं, उन सभी को मारना संभव नहीं था। आह! दर्दनाक चीखें सुनाई दी। कुछ काश्तकारों को आग चींटियों ने काट लिया और पाया कि वे हिल नहीं सकते। अगले ही पल वे आग चींटियों के घने झुंड से घिर गए। 1 मिनट से कम समय में आग चींटियां अगले काश्तकार की ओर उड़ गईं। जहां तक उस किसान का सवाल है जो आग चींटियों से ढका हुआ था, उसके पास जो कुछ बचा था वो खून की धारियों वाला एक कंकाल था। उसका मांस और रक्त आग चींटियों ने पूरी तरह से खा लिया था। स्वर्ग! ये आग चींटियां बहुत डरावनी है। पीछे हटो, जल्दी से पीछे हटो। कई काश्तकार पीले चेहरे के साथ पीछे हट गए। एक मौका। रुद्रसेन की आंखें चमक उठीं। उसने अपने शरीर को दिव्य अग्नि में लपेटा और घाटी में भाग गया। कोई घाटी में भाग गया। कई लोग आश्चर्य से चिल्लाए और घाटी में देखा। क्या वो बच्चा मौत को दावत दे रहा है? कुछ काश्तकार बुदबुदाए। आग चींटियों का एक घना झुंड दौड़ पड़ा। रुद्रसेन ने अपनी स्वर्गीय अग्नि पर्पल अर्थ कोर फायर को बाहर निकाला और बड़ी संख्या में अग्नि चींटियों को जलाकर मार डाला। स्वर्गीय अग्नि का अग्नि प्राणियों का दमन बहुत मजबूत था। बाकी अग्निकुंडी चींटियों ने भयभीत चींटियों को रोया और सभी दिशाओं में बिखर गईं। रुद्रसेन आग चींटी के जानवर के घोंसले में दौड़ा और 20 या उससे अधिक परीक्षा टोकन दूर रख दिया। फिर वो घाटी से बाहर निकल गया और दूर तक भाग गया। सन सन सन। हालांकि उस समय 10 से अधिक व्यक्ति दौड़े और रुद्रसेन को घेर लिया। भाई, आप अकेले इतने सारे परीक्षा टोकन का उपयोग नहीं कर सकते। आप उन्हें हमारे साथ साझा क्यों नहीं करते? पीठ पर तलवार लिए एक किसान ने कहा। ये कल्टीवेटर एक मार्शल किंग था। जब उन्होंने देखा कि रुद्रसेन केवल एक मार्शल जनरल थे तो उन्होंने तिरस्कार दिखाया। उसके मुंह के कोने एक उदासीन मुस्कान में बदल गए और वो एक आदेशात्मक स्वर में बोला। वो रुद्रसेन को परीक्षा के टोकन देने के लिए मजबूर करना चाहता था। उन्होंने कहा, ये ब्रजभूषण और अन्य लोग हैं। चलो थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। आसपास के कई किसान एक कदम उठाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कौन हमला कर रहा है तो उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। पीठ पर तलवार रखने वाला किसान बहुत प्रसिद्ध था। उनका नाम ब्रजभूषण था और वो एक प्राचीन कुलीन परिवार से आते थे। उनकी ताकत मार्शल किंग क्षेत्र की 8वीं परत तक पहुंच गई थी। युवा पीढ़ी के बीच उनकी खेती निश्चित रूप से उत्कृष्ट थी। जाहिर है कि ब्रजभूषण अकेले नहीं थे। उन्होंने पहले ही दूसरों के साथ गठबंधन कर लिया था। ब्रजभूषण सहित रुद्रसेन के आसपास कुल 17 कृषक थे। वे सभी मार्शल किंग विशेषज्ञ थे। एक साधारण किसान के गठबंधन के लिए ब्रजभूषण और अन्य लोगों के खिलाफ संघर्ष करना मुश्किल होगा। आप मेरे परीक्षण टोकन चाहते हैं। यकीनन मैं उन्हें आपको सस्ते दाम पर बेच दूंगा। एक टोकन की कीमत 1000 उच्च श्रेणी के भूत पत्थर है। रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा। 1000 उच्च श्रेणी के भूत पत्थर 10 मिलियन निम्न श्रेणी के भूत पत्थरों के बराबर थे। यहां तक कि इन प्राचीन कुलीन परिवार के शिष्यों को उनके परिवारों द्वारा भारी रूप से पोषित किया गया था। उनके लिए 1000 उच्च श्रेणी के भूत पत्थर निकालना आसान नहीं होगा। बव्वा, ऐसा लगता है कि आप केवल एक जब्ती पीने के लिए मजबूर होने के लिए टोस्ट से इनकार कर रहे हैं। मार्शल किंग क्षेत्र की दूसरी परत के कृषक की अभिव्यक्ति उदासीन थी। उसकी आंखें ठंडी थीं। उस समय ब्रजभूषण ने कहा, आपके पास 20 से अधिक टोकन है और हम में से केवल 15 हैं। यहां तक कि अगर आप हम में से प्रत्येक को एक टोकन देते हैं तब भी आपके पास 10 से अधिक टोकन है। आपको पता होना चाहिए कि विपक्ष और पक्ष को कैसे तौलना है ना? अगर हम हमला करते हैं तो मुझे डर है कि आपके पास एक भी टोकन नहीं बचेगा। कई लोगों को उम्मीद थी कि रुद्रसेन झुक जाएंगे।
यदि रुद्रसेन झुक जाते तो वो ब्रजभूषण और अन्य लोगों को अधिक से अधिक 15 टोकन देते। फिर 10 से अधिक टोकन बचे होते, उस समय हर कोई उन्हें छीन लेने में सक्षम होता। हालांकि अगर रुद्रसेन ने ब्रजभूषण और अन्य लोगों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया तो ब्रजभूषण और अन्य लोग निश्चित रूप से नाराज होंगे। उन्हें ब्रजभूषण और अन्य लोगों से टोकन छीनने का मौका नहीं मिलेगा। आखिरकार वे ब्रजभूषण और अन्य लोगों से टोकन नहीं छीन सकते थे, है ना? कोई भी ब्रजभूषण और अन्य लोगों के साथ दुश्मन नहीं बनना चाहता था। पाओ। ब्रजभूषण का सामना करते हुए रुद्रसेन ने धीरे से एक शब्द थूका। जंगल, जो मूल रूप से लोगों के गुस्से से भरा हुआ था, तुरंत शांत हो गया। सभी ने रुद्रसेन को आश्चर्य से देखा। उस बव्वे ने क्या कहा? कई लोगों ने अविश्वास में पूछा। एक साथी ने कहा, उन्होंने ब्रजभूषण को हाथापाई करने के लिए कहा था। क्या ये बच्चा पागल है? वो मौत को दावत दे रहा है। उन्होंने कहा, ब्रजभूषण उग्र होने वाले हैं। ब्रजभूषण और अन्य लोग परीक्षा का आदेश छीनने जा रहे हैं। कई लोगों ने सिर हिलाया। ब्रजभूषण के हाव भाव अत्यंत उदास हो गए। मार्शल जनरल क्षेत्र के एक बच्चे को उनमें से कई लोगों ने घेर लिया था। उसने उसे एक मौका दिया था, लेकिन उसने उसे हाथापाई करने की हिम्मत की। मार्शल किंग क्षेत्र की तीसरी परत के कृषक ने कहा, भाई आदिराज, ये बच्चा कितना बेशर्म है, मैं उसे सबक सिखाने जाऊंगा। ब्रजभूषण ने गहरे भाव से सिर हिलाया। सन्न सन्न सन्न। तीसरे स्वर्ग मार्शल किंग कल्टीवेटर बाहर कूद पड़ा और रुद्रसेन को उदासीनता से देखा। उसने ठंडे स्वर में कहा, बव्वा, मैंने तुम्हारे जैसे कई लोगों को देखा है। जब तक तुम ताबूत नहीं देख लेते, तुम हार नहीं मानोगे। अगर ब्लू क्लाउड समुदाय की परीक्षा में हत्या पर प्रतिबंध नहीं होता तो आज तुम एक मृत व्यक्ति होते। हालांकि ब्लू क्लाउड समुदाय की परीक्षा ने लड़ाई पर प्रतिबंध नहीं लगाया। हम तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन हम तुम्हें एक सबक सिखाएंगे जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, तीसरे स्वर्ग मार्शल किंग कल्टीवेटर पहले ही रुद्रसेन के सामने आ गया था। उसने अपना दाहिना हाथ उकाब के पंजे की तरह फैलाया और रुद्रसेन की गर्दन पकड़ ली। बकवास। उस बव्वे ने बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं की। तुम्हें क्या लगता है, 8वीं स्वर्ग मार्शल जनरल क्षेत्र के कचरे की किस प्रकार की प्रतिक्रिया हो सकती है? कई लोगों ने तिरस्कार पूर्वक कहा। जब क्यूई लेवल के तीसरे तियान का कल्टीवेटर रुद्रसेन की गर्दन पकड़ने जा रहा था, तब रुद्रसेन अचानक गायब हो गया। क्या? तीसरे हेवन मार्शल किंग कल्टीवेटर चकित रह गया। ये एक बाद की छवि है। कई किसान घबरा कर चिल्लाए। उसके पीछे देखो। बहुत से लोग चिल्ला रहे थे क्योंकि रुद्रसेन पहले ही बिना किसी आवाज के तीसरे हेवन मार्शल किंग कल्टीवेटर के पीछे आ गया था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी हथेली से प्रहार किया। एक जोरदार धमाके के साथ झटका तीसरे हेवन मार्शल किंग कल्टीवेटर की गर्दन पर लगा। तीसरे हेवन मार्शल किंग कल्टीवेटर तुरंत बेहोश हो गया और उसका शरीर जंगल में गिर गया। एक दुर्घटना के साथ वो जमीन पर गिर पड़ा। ये एक हिट किल है। क्या वो लड़का मार्शल जनरल क्षेत्र का कल्टीवेटर है? वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? कई लोग अविश्वास में चिल्लाए। किसी ने कहा, उस बव्वे ने अपनी खेती के स्तर को छिपा लिया होगा, अन्यथा एक मार्शल जनरल क्षेत्र का कल्टीवेटर इतना मजबूत कैसे हो सकता है? बहुत से लोगों ने यही सोचा था। हालांकि किसी की खेती के स्तर को छिपाने की गुप्त तकनीक बहुत दुर्लभ थी, लेकिन यह असंभव नहीं था। लानत है। यह देखकर ब्रजभूषण शाप नहीं दिए बिना नहीं रह सके। उसने रुद्रसेन की ओर ठंडे स्वर में देखा और कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने घमंडी हो। तुम अपनी खेती के स्तर को छिपा रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हम में से इतने सारे लोगों को हरा सकते हो? मैं घमंडी हूं? रुद्रसेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। आप यहां परीक्षा टोकन लेने आए थे, जिसे प्राप्त करने के लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली थी, और आप कहते हैं कि मैं घमंडी हूं। कितना हास्यास्पद बयान है। जो लोग ये नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है, आमतौर पर उनकी दयनीय स्थिति होती है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। चूंकि ये ऐसा है, भाइयों, हमें उसे कोई चेहरा देने की जरूरत नहीं है। बस उस पर तब तक हमला करो जब तक कि तुम उसे मार नहीं देते। ब्रजभूषण ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मैं लंबे समय से उस पर हमला करना चाहता था। हा, चलो साथ में हमला करते हैं और इस बेशर्म को सबक सिखाते हैं। ब्रजभूषण सहित 14 कृषक रुद्रसेन की ओर दौड़े। वे एक साथ हमला करना चाहते थे और जितना जल्दी हो सके रुद्रसेन को मारना चाहते थे। उस लड़के के लिए हो गया। कई लोगों ने सिर हिलाया। रुद्रसेन ने असाधारण युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया था, लेकिन रुद्रसेन एक ही समय में 14 मार्शल किंग का सामना कर रहे थे। 2 मुट्ठियां 4 हाथों से नहीं लड़ सकती। वो इतने सारे लोगों से कैसे लड़ सकता था? बूम! इसी समय रुद्रसेन के शरीर से एक भयानक क्यूई निकली। जब उन्होंने इस आभा को महसूस किया तो कई लोगों के चेहरे भय से भर गए। बल, ये बल है। वो लड़का बल को संघनित कर सकता है। कई लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बल एक ऐसी चीज थी जिसे कई यिन यांग किसान नहीं समझ सकते थे। बल को समझने के लिए कोई केवल खेती के स्तर या प्रतिभा पर भरोसा नहीं करता था,
भाग्य की भी आवश्यकता थी। कभी कभी बल को समझने के लिए किसी को कुछ विशेष अनुभव करना पड़ता था। उदाहरण के लिए रुद्रसेन की बल एक ऐसी चीज थी जब उन्होंने हजारों जानवरों की सेना के खिलाफ 1000 की सेना का नेतृत्व किया था। उन्होंने उन्हें 9 बार मारा था और 9 बार उन्हें हराया था। बल, ये कैसे संभव है? रुद्रसेन की ओर दौड़ रहे मार्शल किंग हैरान रह गए। उन्हें लगा कि वो रुद्रसेन के बल के दबाव में आगे नहीं बढ़ सकते। सन्न 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 रुद्रसेन आगे बढ़े। बैंग बैंग टकराव की दबी हुई आवाजें सुनाई दी, साथ ही हड्डियों के टूटने की आवाज आई। 14 मार्शल किंग राज्य के सभी कल्टीवेटर के शरीर उड़ गए। कई लोग भयभीत थे। उन लोगों की हड्डियां शायद टूट गई थीं। उनके लिए ये आकलन पहले ही समाप्त हो गया था। सभी ने हवा में खड़े हैंडसम युवक को देखा और वे चुपचाप खुश थे कि उन्होंने पहले उस पर हमला नहीं किया था। रुद्रसेन ने पीले पड़े कल्टीवेटरों को उदासीनता से देखा और दूर उड़ गए। रोर रुद्रसेन और एक लाल आंखों वाले क्रूर सुअर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। स्कैरलेट आइड ब्रूटल पिग के घोंसले में एक परीक्षा तावीज था। स्कैरलेट आइड डिमोनिक पिग की त्वचा मोटी थी और आग के हमले कर सकता था। इससे निपटना बहुत मुश्किल था। रुद्रसेन और स्कैरलेट आइड डिमोनिक पिग ने 1 घंटे से अधिक समय तक लड़ाई की, इससे पहले कि स्कैरलेट आइड डिमोनिक पिग चोटों के साथ बच निकला। 72वां परीक्षण टोकन। रुद्रसेन मुस्कुराया। उसने परीक्षण टोकन निकाला और जल्दी से वहां से चल दिया। पिछले कुछ दिनों से रुद्रसेन जंगल की गहराई में परीक्षण टोकन की तलाश कर रहा था। उसे एक पैटर्न मिल गया था। जहां भी मजबूत क्रूर भेड़िए होते थे, वहां परीक्षण टोकन होते थे। अधिकांश परीक्षण टोकन क्रूर भेड़ियों के घोंसलों में होते थे। यदि कोई परीक्षण टोकन प्राप्त करना चाहता था तो उसे क्रूर भेड़ियों से लड़ना पड़ता था। हालांकि कई क्रूर भेड़िए बहुत शक्तिशाली थे और उनमें से कई समूहों में रहते थे, इसलिए परीक्षण टोकन प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। एक घाटी में रुद्रसेन ने 3 कृषकों को दर्जन भर 8 हाथों वाली मकड़ियों के खिलाफ लड़ते हुए देखा। 3 काश्तकारों में से एक महिला थी जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी। अन्य 2 जुड़वा थे। उनमें से एक बिजली के हमले कर रहा था जबकि दूसरा बिजली के हमले कर रहा था। कई किसान उन्हें देख रहे थे। क्या ये शूल परिवार के 3 भाई बहन हैं? किसी ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, ये शूल परिवार के 3 भाई बहन हैं। वे प्रसिद्ध प्रतिभावान हैं। मैंने नहीं सोचा था कि वे ब्लू क्लाउड संगदाई में शामिल होंगे। एक किसान ने फुसफुसाया। क्या ये तीनों बहुत प्रसिद्ध है? रुद्रसेन ने पूछा। एक किसान ने कहा, बेशक, वे प्रसिद्ध है। शूल भाई बहन बचपन से ही बेहद प्रतिभाशाली है। बड़ी बहन लक्ष्मी शूल में बर्फ की आत्मा है। 2 छोटे भाइयों वरुण शूल और व्यापक शूल में क्रमशः वज्र की आत्मा और बिजली की आत्मा है। उन तीनों आत्माओं में भयानक आक्रमण करने की क्षमता है। देखिए, उन तीनों ने दर्जन भर 8 हाथों वाली मकड़ियों के खिलाफ लड़ाई की और उन्होंने बढ़त भी हासिल कर ली। आप देख सकते हैं कि वे तीनों कितने भयानक हैं। परीक्षा के